सभी विष्णु समाज के आदरणीय बड़े बुजुर्गों को सादर न्यून प्रणाम, युवाओं को सादर न्यून प्रणाम और मेरे समस्त विष्णु समाज के सभी बुद्धिजीवियों को भी सादर न्यून प्रणाम और मेरे विष्णु समाज की जितनी भी माताएं बहनें हैं उन सभी को भी सादर न्यून प्रणाम। जुड़े हुए सभी साथियों का इस लाइव में हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज लाइव आने का जो उद्देश्य है वो भी आपको अवगत करवाएंगे। जल्दी से जल्दी साथी जुड़ जाएं और कोई भी साथी इनविटेशन ना भेजें, आप प्लीज़ जुड़ जाएं। और जैसा कि पोस्ट के माध्यम से आप सभी को भली भांति पता है कि आज का जो लाइव आने का उद्देश्य था वो क्या है और आज हम लाइव क्यों आए हैं। तो पहले सभी कम से कम 100 लोग जुड़ जाएं, उसके बाद अपनी बात शुरू करते हैं। तो निवेदन रहेगा कि जल्दी लाइव को आगे से आगे शेयर कर दीजिए जिससे कि हम अपनी बात समाज के सामने रख सकें। आखिर 27 तारीख को विष्णु महासभा भवन के अंदर क्या हुआ था, मुद्दा बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अंदर आखिर हुआ क्या था। और बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल करके भी पूछ रहे हैं कि मैडम आप वहाँ थे, आपने सब चीज़ें आंखों से देखी, प्रत्यक्ष देखा, आखिर वहाँ क्या हुआ था। तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आए और मैं अपने पारिवारिक कारण की वजह से बिजी थी, तो इस मैटर को मैं आप लोगों के बीच में साझा नहीं कर पाई। लेकिन अभी मैं आपके बीच में इस बात को साझा करूंगी कि आखिर वहाँ पर उस दिन हुआ क्या था और हुआ कैसे। तो जितने भी विष्णु समाज के साथी हैं, मेरे समाज के सभी युवाओं से निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं और जल्दी से जल्दी इस लाइव को हर विष्णु ग्रुप में शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। और विशेष निवेदन रहेगा, जागरूक विष्णु समाज के जो ग्रुप हैं वो सभी साथी इससे जुड़ जाएं और सभी कम से कम जागरूकता के लिए लोगों को पता चले, इसके लिए एक एक साइड में जो शेयर का ऑप्शन है वहाँ पर सभी शेयर कर दीजिए। फिर मैं बता देती हूँ कि आखिर 27 तारीख को विष्णु महासभा भवन के अंदर, जो भवन विष्णु समाज के चंदे से इकट्ठा करके बनाया गया था, आखिर उसके अंदर विष्णु समाज के लोगों द्वारा और विष्णु समाज के चुने हुए महासभा के एक सभ्य लोग, जिन्हें हम बोलते हैं वेल एजुकेटेड, वेल पोस्टेड और एक जिसे बोलते हैं तहजीब और मर्यादित लोगों द्वारा समाज के लोगों के साथ उन्होंने उस दिन क्या किया, हम पूरी की पूरी एक एक चीज बताएंगे। कुछ 19 नहीं रखेंगे, कुछ 21 नहीं करेंगे, बकायदा वही चीज बताएंगे जो उस दिन वहां पर घटित हुई थी। सबसे पहले सभी साथी जुड़ जाएं, जो नहीं जुड़े हैं सभी से निवेदन है कि जुड़ जाएं और शेयर सभी विष्णु ग्रुप में, जितने भी विष्णु ग्रुप हैं सभी में शेयर कर दीजिए। तो हम अपनी बात कम से कम 100 लोग जुड़ने के बाद शुरू करेंगे। सभी साथी जुड़ जाएं, ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएं ताकि आपको भी पता चले कि आखिर हमारे समाज महासभा ने समाज के लोगों के साथ किया क्या था और उन्होंने जो कुकृत्य किया, अमर्यादित ढंग से जो निंदनीय कृत्य किया, वो क्यों किया, उसके पीछे मकसद क्या था, उन्होंने जिस चीज को टारगेट किया वो टारगेट करने का उनका लक्ष्य क्या था। जब हम 100 लोग जुड़ेंगे तो हम अपनी बात शेयर करेंगे। जितना जल्दी शेयर कर सकते हैं फटाफट से सभी ग्रुपों में शेयर करके जुड़ जाइए ताकि फिर हम अपनी बात शुरू से स्टार्टअप करें, ताकि सभी को अच्छे से समझ में आए कि महासभा के चुने हुए पदाधिकारियों द्वारा, महासभा के खुद अध्यक्ष द्वारा और अध्यक्ष के अगुवाई में सामने जो कुकृत्य किया गया, समाज के लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, जो निंदनीय कृत्य किया गया, उसके पीछे मंशा क्या थी। सभी को आवाज मिल रही है? चलिए मैं अपनी बात स्टार्ट करती हूँ। अब हम 100 लोग होते अपनी बात शुरू करेंगे, 100 लोग होती बात शुरू करेंगे, तो जितने जल्दी सभी ग्रुपों में शेयर कर दे फटाक से। अभी हम 90 पे हैं, 100 पर शुरू करेंगे ताकि फिर बीच में लोगों को बात अधूरी ना समझ में आए, पूरी बात समझ में आए। सभी को सादर न्यून प्रणाम और मेरी तरफ से सभी को सादर न्यून प्रणाम। न्यून प्रणाम जहाँ भेजे विष्णु भगवान ने। वॉल्यूम इतना ही है, फुल वॉल्यूम है, इससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं हो सकता। विष्णु विष्णु रोटू, सभी जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। चलिए हम बात शुरू करते हैं। जितने साथी जुड़ चुके हैं और जो बीच में जुड़ रहे हैं, विजयपाल जी तेतरवाल, शेयर करते रहिए ताकि बात सभी तक पहुंचनी चाहिए और हर विष्णुई के घर में यह बात जानी चाहिए कि आखिर महासभा ने उस दिन किया क्या था। अब मैं बताती हूँ। 27 तारीख को महासभा की मीटिंग थी। मीटिंग 2 भागों में थी। एक मीटिंग थी समाज के लोगों के लिए, सामाजिक मीटिंग, और एक मीटिंग थी जो 4 बजे से 6 बजे के बीच की थी। वो मीटिंग थी महासभा की, जिसमें सिर्फ महासभा के चुने हुए चुनिंदा व्यक्ति ही
उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन जो मीटिंग 1 बजे से 4 बजे तक की थी, वो मीटिंग समाज के सभी लोगों के लिए थी, सभी वर्गों के लिए थी, सभी लोग उसमें सम्मिलित हो सकते थे। आप चाहे तो सोशल साइट पे वो पोस्ट पढ़ी है, वो लेटर पढ़ा है महासभा का, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि 1 बजे से 4 बजे तक समाज की मीटिंग है और सामाजिक मुद्दों पर मीटिंग है। और इस समय विश्नोई समाज में एक ही मुद्दा सर्वोपरि है, कुलदीप बिश्नोई संरक्षक पद छोड़े और स्वयंभूत बिश्नोई रतन समाज को बिश्नोई रतन वापस लौटाए। पूरा बिश्नोई समाज आज कम से कम 80-20 का रेशो लेके चल रहा है, जिसमें से 80% लोग कुलदीप जी के खिलाफ है। और इसी सिलसिले में समाज के बहुत सारे लोग, करीबन 250 से 300 की संख्या में लोग महासभा के पास इस मुद्दे को लेके पहुंचे थे। बहुत सारे संस्थाओं के लोग भी थे, काफी सारी संस्थाओं के लोग वहां गए थे और समाज के लोग भी थे, महिलाएं भी थी, युवा भी थे। इस तरह से करते करते 12:15 पे बहुत सारे लोग महासभा के भवन के सामने बाहर खड़े हो गए थे। 12:30 बजे जब महासभा के कुछ लोग अंदर जाके बैठ गए थे सामने, जैसे महासभा में एंटर करते हैं उस भवन में, तो सामने जब हम एंटर करते हैं तो एक ऊपर सा पाटा बनाया हुआ है जहां पर महासभा के लोग बैठे हुए थे। सामने के एरिया में दरी बिछी हुई थी, कुछ लोग सामने के एरिया में बैठे हुए थे। मैं आपको पूरी चीज बता रही हूँ क्योंकि वहां से लाइव तो कर नहीं सकते, परमिशन होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी चीज बता रही हूँ कि कैसे क्या हुआ था, किस तरह से धक्का मुक्की हुई, मारपीट की कोशिश की गई, अभद्र व्यवहार किया, सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ। और ध्यान से सुनिएगा, फिर अगर आप में हिम्मत हो तो 12 मार्च के लिए विरोध कीजिएगा, पहले सुन लीजिए। उसके बाद में जैसे ही सब लोग अंदर गए, हम भी उसी में अंदर चले गए थे। समाज के जो लोग थे, जो समाज की तरफ से अपनी सामाजिक बात रखने गए थे, और महासभा के लोग भी बैठे थे। उसके बाद में एक व्यक्ति मंच संचालन कर रहा होता है, वो व्यक्ति आके कहता है प्लीज शेयर कर दीजिए, जितने ज्यादा शेयर करेंगे बात सब तक जाएगी। तो उसके बाद में वो व्यक्ति खड़ा होकर ये कहता है कि जो व्यक्ति इस सभागार में बिश्नोई समाज के महासभा के सदस्य नहीं है, वो तुरंत प्रभाव से बाहर निकल जाए, इस सभागार से बाहर निकल जाए। ये भाषा की मर्यादा है उनकी, इतनी घटिया तरीके से वो बात बोलते हैं। तो उस समय हम सब लोग बैठे रहते हैं, उसमें मेरे पीछे मंजीत जी भाई साहब बैठे होते हैं, राष्ट्रीय चेतना मंच के अध्यक्ष, मैं आगे बैठे रहते हैं बीटीएफ के अध्यक्ष रामपाल जी भवाद, इन दोनों के बीच में मैं पीछे बैठी थी। तो मैंने मंजीत जी भाई साहब से कहा, भाई साहब आप खड़े होके वो लेटर बता दीजिए या दिखाइए उनसे। तो उतने में जब तक मंजीत जी भाई साहब अपनी बात रखने के लिए खड़े होते हैं, उससे पहले ही एक दूसरा व्यक्ति बीच में आता है मंच संचालन वाले के पास में, और खड़े होकर ये कहता है कि इस सभागार से वो व्यक्ति तुरंत प्रभाव से बाहर निकल जाए जो 10 तारीख को निज मंदिर मुकाम के सामने कुलदीप बिश्नोई मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। लेकिन तुरंत प्रभाव से निकल जाए, ये भाषा है उनकी, जरा ध्यान से सुनिएगा। ऐसा लगता है जैसे उस ईंट पत्थर चूना गारा उस भवन में जो लगा है उसमें सिर्फ उनका ही पैसा लगा है, समाज का तो 1 रुपया ही नहीं लगा है। क्योंकि उसका ये कहने के बाद में वो व्यक्ति जाके बैठ जाता है। उसके बाद में सभी लोग एक दूसरे के मुंह के सामने देखते हैं कि भाई बाहर जाना है कि बैठना है। क्योंकि मैं तो पहली बार महासभा के अंदर गई थी, मैं तो कभी महासभा भवन के अंदर भी नहीं गई, तो मैं भी अभिज्ञ थी इस बात से कि आखिर भाई टाइमिंग तो 1 बजे से 4 बजे तक का समाज का है, तो बाहर क्यों भेज रहे हैं। हम सभी एक दूसरे को देख रहे थे। तो सबसे आगे रामपाल जी भवाद बैठे थे, बीटीएफ सुप्रीमो, और इसी के बाद में पीछे मंजीत जी बैठे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। इधर सुरजन राम जी जो जालोर के महासभा के अध्यक्ष हैं, उनकी टीम बैठी थी। इधर समाज के बहुत सारे युवा बैठे थे मेरी तरफ। इस तरफ का पार्ट था, वहां पर महासभा के लोग बैठे थे। आगे भी महासभा के लोग बैठे थे, सिर्फ इस संभाग में जो दूसरे लोग बैठे थे, हम जैसे नॉर्मल लोग बैठे थे। तो उतने में जैसे ही ये ऐसे बोलते हैं वो व्यक्ति, तो फिर दोबारा वापस जो व्यक्ति मंच संचालन करता है वो बोलता है, अभी मीटिंग सिर्फ महासभा की होगी, दूसरे व्यक्ति कोई भी परिचर्चा नहीं करेंगे,
हॉल है वो खाली करके तुरंत प्रभाव से बाहर निकल जाओ। यहाँ से हॉल खाली कर दो, महासभा के व्यक्ति ही इसमें बैठेंगे, दूसरा कोई नहीं बैठेगा, वो भी सिर्फ मनोनीत और चुने हुए व्यक्ति ही बैठेंगे। साधारण जनता जो है समाज की वो नहीं बैठेगी। इसके बाद में रामपाल जी भवाद वह आगे से सडनली कुछ बोलना चाहते हैं, ऐसा ही हमें प्रतीत हुआ कि वो कुछ बोल रहे हैं या बोलना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने बोला, रामपाल जी ने जैसे ही कुछ बोला या बोलना चाहने के लिए ऐसे स्टैंड होने लगे, इतने में उधर से एक व्यक्ति आया, मैं उसको नहीं जानती लेकिन बाय पोस्ट में उसके फोटो पड़े हैं, उन सारे गुंडों के फोटो पड़े हैं जो जिन्होंने ये अटैक किया। उधर से सुप्रीमो रामपाल जी भवाद पर एक व्यक्ति लपकता है, इस तरह से उन्हें दबोचने के लिए अटैक करता है। फिर इधर से एक व्यक्ति और आ जाता है, काला चश्मा पहना हुआ, मोटा सा, 6 फुट सी हाइट सा, सांवला सा, वो व्यक्ति भी रामपाल जी की तरफ कॉलर पकड़ता है। इधर से ये आया, इधर से ये आया, और पीछे से 2-4 आदमी और रामपाल जी की तरफ आके रामपाल जी को लपकने की कोशिश करते हैं, और इतने में 10-12 आदमी बुरी तरह से रामपाल भवाद को जकड़ लेते हैं वहां पे, और सब बाकी सब लोग जो आगे पीछे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। और मैं जब अपने पीछे देखती हूँ मंजीत जी, तो मंजीत जी उस समय हॉल से निकल चुके थे, हॉल में नहीं थे वो, हॉल से बाहर जा चुके थे, पूरा एकदम सड़क के सामने जा चुके थे। और नाना ने फोन ना करे, 1 मिनट, हाँ, तो वो जा चुके थे, और उसी बीच में बाकी जो दूसरे लोग थे वो लोग भी खड़े हो चुके थे, क्योंकि बहुत ज्यादा धक्का मुक्की, कॉलर पकड़ के घसीटना, इस तरह की जो ये अनिंदनीय जो कृत्य थे, जो अमर्यादित कृत्य थे, जो हमारे समाज में महासभा के अंदर हो रहे थे, वो भी राम स्वरूप जी मांझू के सामने, और राम स्वरूप जी और बाकी कोई नहीं उठा, और किसी ने ये नहीं कहा कि मत करो। पुलिस वाले जो बाहर 5-7 पुलिस वाले थे वो ये तमाशा बड़ी आराम से देख रहे थे, और जहां तक मंजीत जी परमिशन ले चुके थे, इस चीज के लिए परमिशन भी ले चुके थे, लेकिन पुलिस वाले तमाशा देख रहे थे। तो मैंने जाके बाहर जब उनसे, पुलिस वाले से कहा कि सर प्लीज छुड़ाइए, एक व्यक्ति पर 10-12 आदमी बुरी तरह से अटैक कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, बोला आप साइड हो जाओ। और ये तो गनीमत देखिए कि फिर सडनली क्या होता है, जैसे ही वो रामपाल जी उनसे जिद्दोजहद करते हैं छुड़ाने के लिए, और वो बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो छूटना तो बड़ा मुश्किल है। आप भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति और एक व्यक्ति पर 10-12 लोग बुरी तरह से, कभी कॉलर से पकड़ा है, कभी जैकेट से पकड़ा है, तो छुड़ाना तो बस की नहीं है। और उसी समय उन पर ये सब चलती प्रक्रिया में मैंने अपने बैग से फोन निकाल के मैंने सोचा कि ये सब चीजें दिखाएं तो सही समाज के लोगों को। जब मैंने फोन निकाला तो मेरे पास में एक कोई युवा था, वो उसने आके कहा परिसर के अंदर, भवन के अंदर आप फोन नहीं ऑन कर सकती। तो हमने कहा ठीक है। इतने में हम सभी लोग बाहर आ चुके थे, और मंजीत जी सड़क के पास पहुंच चुके थे, और बाकी सब बाहर आ चुके थे। उतने में वो लोग घसीट मतलब धक्का मुक्की के तहत रामपाल जी को उस मेन गेट से बाहर की तरफ करके छोड़ दिए थे। जब ये सब चीजें हुई वहां पे, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी वहां पर इस चीज के लिए सुरजन राम जी साहू सर को और उनकी पूरी जालोर सांचोर की टीम को, कि उन्होंने महासभा के सदस्य होते हुए भी तुरंत महासभा से वॉकआउट कर दिया। कि अगर हमारे समाज के लोगों को आपने अंदर नहीं आने दिया, बोलने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया, अमर्यादित व्यवहार किया, उनकी बेइज्जती की, उनको कॉलर पकड़ के बाहर आप घसीटे और बाहर लेके गए, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा। मेरा निवेदन है कि बात सब तक पहुंचनी चाहिए, शेयर कर दीजिए। तो उसके बाद मैं पूरी की पूरे सुरजन राम जी के साथ जितने भी थे 10-15 व्यक्ति, वो सब महासभा से बाहर आ गए, गेट के पास आके खड़े हो गए, और उन्होंने ये बोला कि अगर ये लोग अंदर नहीं जाएंगे तो हम भी अंदर नहीं जाएंगे। और विडंबना देखिए साथियों, जिस व्यक्ति की कॉलर पकड़ के धक्का मुक्की की, जिससे बहसबाजी की, जिससे मारपीट करने की प्रयास करने की कोशिश की कुछ चंद महासभा के खरीदे हुए गुंडों ने, वो व्यक्ति कोई
हमारे जैसा मिडिल क्लास या नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, वो महासभा द्वारा चुना हुआ व्यक्ति था। और चुने हुए व्यक्ति पर अटैक करना ये बहुत बड़ी साजिश थी। और खुन्नस उनके अंदर ये थी कि रामपाल जी भवात कहीं ना कहीं शिष्ट मंडली से जुड़े हुए थे, और शिष्ट मंडली की जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें रामपाल जी भवात का नाम था। तो और शिष्ट मंडली के बारे में मैं यहाँ पर बीच में आपको 2 मिनट बताना चाहूंगी, पूरी बात बताना चाहूंगी। मैं इस लाइव के माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी और आभार व्यक्त करना चाहूंगी शिष्ट मंडली के आदरणीय पवन जी बिश्नोई सर, आदरणीय डूंगर राम जी बेनीवाल सर विंग कमांडर, आदरणीय कर्नल साहब और दयाराम जी खिच्चड़ सर, और जितने भी शिष्ट मंडली में जुड़े हुए सभी साथी हैं, अनुराग जी सर से लेकर सभी साथी, मैं सबको नहीं जानती। उन्होंने एक जो राजतंत्र, समाज के ऊपर जो एक राजा को जो प्रभुत्व टाइप का एक जो इन्होंने हम पर जो सत्तात्मक अधिकार कर रखा था समाज पे, पहले पिताजी फिर बेटा फिर बाप, ये जो राजतंत्र का प्रोसेस था ना, जो हमें दबाने की कोशिश कर रहा था, समाज को दबाने की कोशिश कर रहा था एक परिवार, उसकी जड़ें हिलाकर रख दी। ये वो शिष्ट मंडली की संस्था है। और शिष्ट मंडली की संस्था, आप सभी लोग कहते हो कि धरातल पर नहीं आती, शिष्ट मंडली कानूनी लड़ाई लड़ रही है। और शिष्ट मंडली ने हाल ही में ही आखिर पूरी जड़ें हिला के रख दी है महासभा की, और आने वाले समय के अंदर, महीने भर के अंदर, ये महासभा को भंग कराने की भी कैपेबिलिटी रखती है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान इन युवाओं को इसमें सफलता भी देंगे, ये आप यकीन मान के चलिए। और इस लाइव के माध्यम से मैं शिष्ट मंडली के उन सभी युवाओं को कहना चाहती हूँ, सभी बुजुर्गों को कहना चाहती हूँ जो शिष्ट मंडली से जुड़े हैं, आप जो कर रहे हैं, अगर वो किसी दूसरे में करने की हिम्मत नहीं है, चाहे आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे आप जैसे भी लड़ रहे हैं, आपने वर्तमान समय में महासभा को पानी का जो घूंट है वो पानी गले के नीचे से नहीं उतर रहा है, मतलब उनके हलक में आपने डंडा डाल रखा है, यहाँ पर जो ना उगलते बन रहा है ना निकलते बन रहा है। क्योंकि इस लाइव के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी शिष्ट मंडली की जो कानूनी लड़ाई है, गुरु जम्बेश्वर भगवान आपको उस लड़ाई में जीत दिलाएं और आप दूसरी संवैधानिक महासभा ज्ञापित करो, स्थापित करके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और समाज आपका उम्र भर ताउम्र ऋणी रहेगा। और उसके बाद फिर क्या होता है वो बताती हूँ। उसके बाद रामपाल जी भी बाहर आ गए, गेट के बाहर उन्हें बाहर कर दिया उन सब लोगों ने मिलके। फिर थोड़ी देर बाद में कुछ बात हुई, उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। उसके बाद में सुरजन राम जी आके बोलते हैं कि हम भी अंदर नहीं जाएंगे। तब सुरजन राम जी ने यह कहा कि हम भी अंदर नहीं जाएंगे, तो महासभा के इस तरह से कपकपी छूटने लग गई कि अगर महासभा के लोग ही हमारे सामने जवाब दे रहे हैं तो अब अंदर बैठेगा कौन। क्योंकि बहुत सारे महासभा के फगलू राम जी सर हैं, मतलब पाली से जो अध्यक्ष हैं वो भी बाहर आ गए, और इस तरह के कम से कम 3 जिले के अध्यक्ष बाहर आके बैठ गए कि हम भी बाहर नहीं जाएंगे जब तक हमारे समाज के लोगों को अंदर नहीं ले लेते। आपकी हिम्मत कैसे हुई कॉलर पकड़ के उनको बाहर करने की, और समाज के लोगों का इस तरह से अपमान करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद उन लोगों ने बोला कि हमसे गलती हो गई, ये जो किया ये गलत था, ये सही नहीं था, ये निंदनीय था, ये वो। फिर वो उस पर लिपापोती करने लगे। 20-5 मिनट में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। मेरा लाइव में मैंने थोड़ा सा लाइव भी किया है, कोशिश की थी कि लाइव करूं, लेकिन वहां पर हो नहीं पा रहा था, बहुत ज्यादा धक्का मुक्की ये हो रहा था, उस बीच में हो नहीं पाया। लेकिन जितना मेरे से लाइव हुआ मैंने उस दिन आपको दिखाया। उसके बाद महासभा के लोग आते हैं, वापस बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गया है, कुछ लोगों कुछ असामाजिक तत्वों से गलती हुआ है। मुझे ये नहीं समझ में आता, समाज के लोगों को तो अंदर नहीं बैठने दिया और असामाजिक तत्वों को आपने वहां पर पाल रखा है। वो असामाजिक तत्व नहीं थे, वो इन्हीं के पाले हुए भाड़े के कुत्ते थे, इन्हीं के पाले हुए पले हुए टुकड़ों पर वो इनके कुत्ते थे जो इनके कहने पर दुम हिला रहे थे। इन्हीं के कहने की वजह से उसने रामपाल भवात साहब की कॉलर पकड़ी, उनके साथ जोर जबरदस्ती करने की, धक्का मुक्की करने की कोशिश की, सब कुछ उनके कहने से ही हुआ। और उसके बाद शेयर कर दीजिए साथियों, जितना ज्यादा है शेयर कर दीजिए। उसके बाद में वापस हमें महासभा के अंदर वापस विद द रिस्पेक्ट बुलाया गया, और बुलाने के बाद में खुद रामस्वरूप जी मांझू उस पर सफाई देते हुए कहते हैं कि आज महासभा के अंदर बहुत ही ज्यादा निंदनीय कृत्य हुआ। तो मांझू साहब, कृत्य आपके आंखों के सामने हुआ, आप दोनों हाथ जोड़ के क्यों बैठे थे? आप वही कुछ बोल देते ना। आपके महासभा के अंदर, आपके सभागार के अंदर कोई व्यक्ति, समाज के व्यक्ति का कॉलर पकड़ के उसको धक्के देके बाहर निकाल रहा है और आप तमाशा देख रहे हो। इसका मतलब आपकी तो पहले से पूरी कहानी प्लानिंग में थी। ये तो आपकी पूरी कहानी पूरी प्लान की भी थी
कि इस तरह से ये सब कुछ होना है और ये व्यक्ति शिष्ट मंडली का है, ये व्यक्ति फलाने का है, इस व्यक्ति की आवाज समाज में ज्यादा बढ़ रही है, इसकी कम बढ़ रही है, इसको यहीं पर ठिकाने लगा दो। अगर वो तो ठीक है, आपने कॉलर पकड़ी, आपका बस चले तो आप गोली आर पार कर देते, लेकिन वो नहीं कर पाए ना, क्योंकि वहां पर आपकी हालत खराब हो जाती थी। क्योंकि इस समय वैसे भी कोर्ट ने आपके गले में जो हालत में अंगुली रख रखी है, उससे आपकी हालत टाइट हो रही है। और दूसरी बात, जैसे ही रामस्वरूप जी अपना भाषण देने के लिए, उद्बोधन देने आते हैं, सबसे पहला क्या बोलते हैं? आज जो कृत्य हुआ बहुत ही निंदनीय था, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, मुझे बहुत दुख हुआ। रामस्वरूप जी, आपको दुख इसलिए हुआ क्योंकि आपका ही खेला हुआ खेल था और आप खुद ही अपने खेले हुए खेल के चक्रों में फंसे थे। और फिर ये आके कहते हैं कि महासभा एक रजिस्टर्ड संस्था है। तो महासभा रजिस्टर्ड संस्था है तो शिष्ट मंडली वाले कोर्ट में क्या हलवा पका रहे हैं? अगर महासभा एक रजिस्टर्ड संस्था है तो शिष्ट मंडली वालों को क्या पागल कुत्ते ने काट रखा है कि वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं? और इनके मन में वो डर था। जैसे ही एक व्यक्ति और था, मैं उसका नाम नहीं जानती, उसका माइक के साथ ऐसे ऐसे हाथ कांप रहा था। वो बहुत बड़ा भामाशाह होगा अपने घर का, समाज का भी बहुत बड़ा भामाशाह था, लेकिन माइक नहीं संभल रहा था, हाथ माइक सब ऐसे ऐसे कांप रहे थे, क्योंकि उसकी खुद की हालत ये हो रखी थी कि पानी ना उगलते बन रहा था ना निगलते बन रहा था। ये हालत हो रखी थी उस दिन। और सभी जो महासभा की तरफ से स्टेज रिप्रेजेंट करने आ रहे थे, एक ही बात बोल रहे थे कि महासभा वेल वेरीफाइड रजिस्ट्रेशन संस्था है। आज आपको ये बोलने की क्या जरूरत पड़ी? कभी आप खुले अधिवेशन में भी नहीं बोलते हो कि महासभा एक वेल रजिस्ट्रेशन संस्था है, एक वेल रजिस्ट्रेशन संस्था है, एक पंजीकृत संस्था है, वेल रजिस्ट्रेशन संस्था है, ये फलानी जगह से रजिस्टर्ड है, ये फलानी जगह से रजिस्टर्ड है। इसका जवाब आप शिष्ट मंडली के द्वारा कोर्ट में दीजिएगा। समाज अब आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि समाज के साथ आपने किया है वो बहुत ही ज्यादा गलत किया है, और समाज इसका बदला आपसे 12 मार्च को लेगा, सार्वजनिक तौर पे लेगा। चाहे आपको काले झंडे दिखा के ले, चाहे आपके खिलाफ नारे लगा के ले, चाहे किस तरह से भी ले, वो आप अपनी सोच लेना। क्योंकि अब आपने समाज के युवाओं पर और समाज पर थूकने की कोशिश की है। शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन रावण जो शक्तिशाली था ना, उसका अंत विनाश काले विपरीत बुद्धि। ना तो रावण की बुद्धि भ्रष्ट होती, ना वो सीता का हरण करता, और ना उसका अंत आता। उसी तरह से ना महासभा के अंदर आप अपने गुंडे छोड़कर इन लोगों पर वार करते, ना इनके गिरेबान में हाथ डालते, और ना ये कृत्य होता, ना महासभा की निंदा होती। कि वैसे भी आप तो कोर्ट और इन सब के मामले में फंसे हुए थे, ऊपर से आपने ये और उधारी ले ली, तो इस उधारी का भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, निवेदन है शेयर कर दीजिए, क्योंकि बात हर एक बिश्नोई के जहन में उतरनी चाहिए कि महासभा अपनी कितनी ज्यादा नीचता पर आ चुकी है। इनको समाज का व्यक्ति भी महासभा सभागार में बर्दाश्त नहीं है। जी थोड़ी मारवाड़ी में बोलना, माफी चाहती हूँ। बहुत सारे जगह के लोग जुड़े हैं, तो मारवाड़ी में बहुत सारा लैंग्वेज में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो हम हिंदी में ही ज्यादा कंफर्टेबल बात करते हैं। और दूसरी बात, ये बार बार ये हर एक व्यक्ति जो आ रहा था एक बार कह रहा है, अगर जब महासभा रजिस्टर्ड है, एक रजिस्टर्ड संस्था है, एक वेल वेरीफाइड संस्था है, तो आपको डर किस चीज का है? आप करवाओ, खुला अधिवेशन चलने दो, लगाओ मंच। अब की बार महासभा के द्वारा खुला अधिवेशन चलेगा तो महासभा को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा धरातल पर, क्योंकि अब बिश्नोई समाज जागरूक भी हो चुका है, सजग भी है, और पूरी भावना के साथ में 12 मार्च को इनको मंच पर से नीचे ना उतार दिया ना, जिस तरह से इन्होंने। भाई साहब कह रहे हैं किस बात पर चर्चा हो रही है? राकेश जी पुणे, शुरू से लाइव देखिए समझ में आ जाएगा। जिसको बीच में जुड़ रहे हैं, शुरू से लाइव देखिए समझ में आ जाएगा, बीच में सवाल मत कीजिए, ध्यान डाइवर्ट होता है। तो अगर इन्होंने खुला अधिवेशन लगाया ना, तो पूरा बिश्नोई समाज इनके सामने खड़े रहेगा। ये किस किस का गिरेबान पकड़ेंगे? अपने जो खरीदे हुए गुंडे हैं भाड़े के, उनसे किस किस का गिरेबान पकड़ाएंगे, अब यही देखना है। उस दिन तो रामपाल भवात का गिरेबान पकड़ के शायद बाहर निकाल दिया आपने, और आपको यकीन नहीं होगा कि जिस समय भवात जी को बाहर निकाला था, उसका रूम के बाहर गेट पर इन्होंने धक्का देकर इस तरह से बाहर किया था, उस समय संजय जी गिला अड़ाई से हैं, और मैं बाहर की तरफ खड़ी थी, मेरे लाइव में साफ दिख रहा है। मैंने बोला था कि संजय जी मोड़ा गणा, यानी रामपाल जी ने हमार बारे कर दिया और थे के एक रिया।
ये मैंने खुद बोला। और उसके बाद में जब सामाजिक बात परिचर्चा की बात थी तो इन्होंने समाज के किसी व्यक्ति को बोलने नहीं दिया, किसी भी व्यक्ति को इन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया। जैसे ही इनकी मीटिंग खत्म हुई, ये जाने लगे। उस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम मैं नहीं जानती, बाद में पता चला उस व्यक्ति का नाम भेराराम है, कोई भेराराम बिश्नोई करके था। उस व्यक्ति ने अपनी बात रखी और उसके बाद में जैसे ही किसी और की बात रखने की बारी आई समाज की तरफ से, इन्होंने ना तो सुरजन राम जी को बात न रखने दी, ना ही फगलू राम जी सर को बात रखने दी। समाज के बहुत बड़े बड़े पागड़ी पोतिया वाले थे, किसी को भी इन्होंने बात नहीं रखने दी। सिर्फ और सिर्फ अपनी तानाशाही चलाई, सिर्फ और सिर्फ अपनी गुंडागर्दी चलाई, सिर्फ और सिर्फ अपना रसूखदार होने का इन्होंने उस दिन बहुत ही घटिया व्यवहार का इन्होंने परिचय दिया। और रही दूसरी बात, सुरजन राम जी ने जो मीटिंग की थी वो भी इनको बर्दाश्त नहीं थी, वो इनके अंदर भड़ास बनी हुई थी। और भी बहुत सारे लोग वहां पर थे, वो हम लोगों को ऐसे देख रहे थे, ऐसे लग रहा था हम उनके बहुत बड़े दुश्मन हैं यार, ये हम इनका बस चले तो ये हमारे सीने से गोली पार कर दे। हम लोगों को वो ऐसे देख रहे थे। और दुर्भाग्य कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगर समाज के महासभा के जो चुने हुए समाज के बड़े लोग, जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, जिनकी बात हम सुनते हैं स्टेज पर, जिनके लिए हम तालियां बजाते हैं, जिनको साफे पहनाते हैं, मालाएं पहनाते हैं, जिनसे हम मंच सज्जित करते हैं, ये लोगों की सोच इतनी घटिया, ये संभाग अपने सभागार में बिश्नोई समाज के व्यक्ति को बैठने नहीं देना चाहते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करते हैं आपको। अगर आप इनके तलवे नहीं चाट सकते तो इसका मतलब है ये आप के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपके साथ भाड़े के गुंडे भिजवा कर आपको पिटवा सकते हैं, आपको मरवा सकते हैं, आपके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा रामपाल जी के साथ किया हुआ तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, क्योंकि समाज के सामने, समाज के महासभा के चुने हुए व्यक्ति का कॉलर पकड़ के उस व्यक्ति को बाहर धकेल देना ये कोई छोटी बात नहीं है साथियों। अगर कोई मेरी जैसी साधारण महिला होती जो महासभा की व्यक्ति नहीं थी, महासभा की चुनी हुई नहीं थी, ना मनोनीत थी, सिर्फ और सिर्फ समाज की बात रखने के लिए, समाज में जो आक्रोश था वो बात रखने के लिए गई होती, तो मुझे बोला होता कि बहन जी आप बाहर चले जाइए, आप समाज की महिला हैं, सिर्फ आप यहाँ पर मनोनीत नहीं है, सदस्य नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो, आप यहाँ नहीं बैठ सकती, तो मैं चली जाती। मेरी बात तब मुझे समझ आती कि हाँ, एक साधारण व्यक्ति को ये बोल रहे हैं, चलो भाई हमारा हक नहीं है, हम यहाँ गलत बैठे हैं, हमें जाना चाहिए। लेकिन विडंबना तो इस बात की है कि जो महासभा द्वारा ही सिलेक्टेड थे उनके साथ ही ये इतना दुर्व्यवहार करते हैं, तो हम आप जैसे मध्यम वर्ग के गरीब लोगों को ये क्या हालत करेंगे। इन आप ये समझ जाइए कि जो व्यक्ति कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ बोलेगा, जो व्यक्ति महासभा के खिलाफ बोलेगा, उस व्यक्ति के साथ कितना गलत कर सकते हैं, ये कितना ज्यादा गलत कर सकते हैं, ये आप खुद समझदार हैं। फिर उसके बाद इन लोगों ने पूरी मीटिंग रखी। पहले इन लोगों ने अपना 1 साल का जो लेखा जोखा होता है वो दे दिया, झूठे झूठे हाँ भरवा दिए, हाथ खड़े करवा दिए, आपको मंजूर है मंजूर है। हमें तो पता ही नहीं क्या मंजूर है, हमें तो कोई मतलब ही नहीं था उस बात से, ये अपना लेखा जोखा दे। और जैसे ही इनका लेखा जोखा होके इनकी मीटिंग खत्म हुई तो सुरजन राम जी सर ने बोला कि अब समाज यहाँ पर है, समाज के लोग हैं यहाँ पर, काफी सारे लोग। अर्जुन राम जी कह रहे हैं अभिव्यक्ति आजादी है सबको। अर्जुन राम जी, अभिव्यक्ति की आजादी भारत, स्वतंत्र भारत में है, और महासभा कोई स्वतंत्र भारत के अंतर्गत नहीं आती है। महासभा एक तानाशाही संस्था है जो बिश्नोई समाज को सिर्फ अपने पैर की जूती समझती है। यह आपकी गलत फहमी है। आप कोई भरोसे मत रहिएगा कि महासभा बहुत ही सभ्य और सुशील है। महासभा बहुत ही घटिया और निम्न वर्ग की सोच रखने वाली, बहुत ही चुनिंदे हुए चंद पैसे वालों की एक छोटी सी संस्था है जो समाज पर सिर्फ राज करना जानती है, समाज को इस्तेमाल करना जानती है। जब इनको राजनीति की जरूरत पड़ती है, जब इनको चुनाव में आपकी जरूरत पड़ती है, चंदे की जरूरत पड़ती है, जब इनको भवन बनाने की जरूरत पड़ती है, तभी आपके पास आते हैं, वरना ये आपकी सुनते भी नहीं है और आपको बैठने तक नहीं देते हैं। और ये बात दूसरे समाज वाले भी सुन रहे हैं ना, तो वो भी सुन लीजिए। मैं आज आपको बता रही हूं हमारी बिश्नोई समाज की महासभा कितनी गिरी हुई है। जो इन्होंने कुकृत्य किया है 27 तारीख को, जो वो बहुत ही ज्यादा दयनीय है, समाज को सोचना चाहिए। और रही दूसरी बात, उसके बाद जब
सुरजन राम जी साहू सर ने कहा कि अब आपकी मीटिंग खत्म हो गई, अब समाज का मुद्दा रखते हैं। जैसे ही सुरजन राम जी सर बात रखने के लिए खड़े हुए, इनके कुछ व्यक्ति बाहर जाने लगे। नाश्ता पानी का टाइम हो गया, काजू बादाम खाने का, क्योंकि समाज का पैसा आता बहुत है, काजू बादाम तो खाना ही था। जनता की बात कौन सुन रहा था? और ऊपर से अगर कुलदीप जी की बात के लिए बोल दिया तो इनको बर्दाश्त भी नहीं था, क्योंकि जिनके अकॉर्डिंग ये चलते हैं, मेन तो वही है ना, सिस्टम तो वहां से शुरू है। ये तो बस सिर्फ और सिर्फ ऐसे हिलते हैं, मेन सिस्टम तो वही है। अब इनको उतना ही बोलना था और किसी की इन्होंने बात नहीं सुनी, ये लोग वापस चले गए। उसके बाद में जो बाकी लोग आए हुए थे अलग अलग गांव से, ढाणियों से, उन्होंने कहा ये तो चले गए, इन्होंने बात नहीं सुनी। उसके बाद में फिर रामपाल जी भवात सर ने, सुरजन राम जी साहू सर ने, और ये अपने पाली के जो अध्यक्ष है पगलू राम जी सर ने, श्री राम जी साहू सर रामड़ावास से, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं सभी को नहीं जानती हूँ, लेकिन करीबन 250-300 लोग और थे। तो इन सब लोगों ने बोला कि वो लोग चले गए तो क्या हुआ, महासभा कोई, ये महासभा का भवन कोई इनका तो खरीदा हुआ है नहीं, ये समाज का है। और महासभा का इसी के अंदर बैठ के मीटिंग करेंगे। फिर इन सब ने मीटिंग करना देखा, तो हमने मंजीत जी को इधर उधर देखा, तो हमने मंजीत जी को भी कॉल किया, मंजीत जी आप भी आ जाइए। उसके बाद मंजीत जी इस बात से दुखी थे कि भाई महासभा वालों ने एक बार बाहर निकाल दिया तो हम दोबारा तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने सिद्धांतों से अंदर वापस नहीं जाऊंगा। तो मंजीत जी वापस फिर दोबारा वापस आए। हमने बोला वो तो अब चले गए, उनकी मीटिंग है नहीं, आप वापस आइए। फिर वापस आए, फिर सभी लोगों ने अपनी बात रखी और 12 मार्च को एक रणनीति तय करने की धरातल पर है। तो कि और 12 मार्च को आप सभी से भी यही निवेदन रहेगा कि महासभा को भंग करने की बात बहुत सही करी अर्जुन राम जी, आपने बात बहुत सही की। महासभा को भंग करने के लिए ही अब आप सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि ये महासभा सिर्फ और सिर्फ चंद चुने हुए पैसे वालों की एक चापलूसी करने वाली संस्था है। जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ कुलदीप जी बिश्नोई के अनुसार चलेगा वो महासभा का सदस्य है। जिसने विरोध किया उसको दरकिनार किया, जिसने विरोध किया उसको बाहर का रास्ता। मतलब यहाँ विरोध आप अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते, समाज की अच्छाई की बात नहीं रख सकते, समाज की भलाई की बात नहीं रख सकते, धर्म की बात नहीं रख सकते। तो आपको क्या करना है साथियों, ये हुई थी 27 तारीख की घटना। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन कॉल्स किए कि राजेश्वरी आपका लाइव चल रहा था, समझ में नहीं आया, पूरा उस दिन लाइव चला नहीं, आप क्या कहना चाह रही थी, आप कह रही थी बाहर फेंक दिया, बाहर हो गया, ये हो गया, बस इतना ही सुनाई दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि जो वहां हुआ वो मैंने आपको पूरा पूरा बताया। इसमें कुछ नमक मिर्च हल्दी धाना नहीं है, कुछ भी मिलावट नहीं है, यही हुआ था और यही मैं आपको बता रही हूं। अगर मेरी बात में कुछ भी 19-20 निकल जाए तो आप वहां पर उपस्थित सभी लोगों से पूछ सकते हैं, यही घटना हुई थी। और उसके बाद जब हम मीटिंग कर रहे थे तो महासभा के लोग ऊपर से आके हमें देख रहे थे, और हम ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो हमें नोच खाएंगे, जैसे हमने कोई बहुत बड़ा, हम बैठ कर यहाँ पर कोई बम विस्फोट का कोई प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा भूचाल जैसे हम लोग कुछ लेने वाले हैं, थोड़ी देर के अंदर भूचाल लेके आ जाएंगे। मतलब हमारे सामने देख देख के जा रहे थे और इस तरह से आंखें निकाल निकाल के जैसे कि वो नोच खाएंगे, और इतना आक्रोश लग रहा था उनकी आंखों में। उनका बस चलता ना तो उसी समय उन पुलिस वालों से हमें धरवा भी देते, लेकिन वो उनकी बस की बात नहीं थी, क्योंकि इतना तो शायद भारत में, स्वतंत्र भारत में हमें भी अधिकार है, जितना अगर उनको महासभा के अंदर अकॉर्डिंग अधिकार है तो उतना नॉर्मल अधिकार हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हमें भी उतना ही अधिकार है। तो साथियों ये चीज हुई थी, और इस सब चीज में सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय सुरजन राम जी साहू, जालोर महासभा के अध्यक्ष, और उनकी पूरी टीम। ना वो टीम वॉकआउट करती, ना महासभा वाले डरते, और ना ही वापस समाज के लोगों को अंदर लेते, क्योंकि सुरजन राम जी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर आप किसी के कॉलर पकड़ के उसको बाहर निकाल देते हो और उसके बावजूद अगर मैं अंदर नहीं बैठूंगा और ना महासभा का दूसरे व्यक्ति बैठेंगे, ना पगलू राम जी बैठेंगे, ना श्री राम जी साहू बैठेंगे, कोई नहीं बैठेगा। जब तक कोई भी नहीं बैठेगा, जब तक आप आदर सहित इन्हें अंदर नहीं लेते। उसके बाद महासभा वालों की हालत खराब हो गई थी। महासभा वाले ऐसे कर करके लोगों को अंदर लेके जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर 3 जिलों के अध्यक्ष महासभा छोड़ के बाहर निकल जाएंगे तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। वरना आपको क्या लगता है, हम जैसे साधारण लोगों को महासभा वाले अंदर ले रहे थे? अंदर नहीं लेते वो हमें, लेकिन उनकी मजबूरी थी,
कि ये तीनों जो जिले के अध्यक्ष थे ये वहीं बाहर धरना दे देते, क्योंकि सुरजन राम साहू के साहब के साथ जो आक्रोश दिख रहा था ना उनके मन के अंदर, वो बहुत काबिले तारीफ था। समाज को सुरजन राम जी, पगलू राम जी और ऐसे लोगों की जरूरत है। सो सच में धरातल पे भी करते हैं और लोगों के सामने करके दिखाने का उनके अंदर जज्बा है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो सच्चाई थी मैंने आपको बताई, फिर भी अगर किसी को लगता है कि मेरी बात में अगर सच नहीं है तो वहां बैठे लोग वो से आप पूछ सकते हैं। आप सुरजन राम जी साहू सर को फोन करके पूछ सकते हैं कि मेरी बात में सच्चाई है या नहीं है। और कुछ लोग जो उस भगदड़ में इधर उधर जाके बैठ गए थे, उनसे भी कहना चाहूंगी कि वो समय बैठने का नहीं था, वो समय उस व्यक्ति के लिए खड़े होने का था। मैं तो एक महिला थी, वहां पर किसी का कॉलर पकड़ के उसको छुड़ा तो नहीं सकती थी, लेकिन जो बाकी लोग इधर उधर घूम रहे थे ना, जो हट गए थे, उस समय आपका दायित्व तो बनता था आप उस व्यक्ति को छुड़ाओ, क्योंकि वो कॉलर उस व्यक्ति का नहीं पकड़ा था, वो कॉलर महासभा के उन गुंडों ने समाज के युवा का पकड़ा था। हर एक युवा के लिए वो बहुत ही निंदनीय था। उस समय आपको उस व्यक्ति के साथ खड़े होना चाहिए था। फिर भी जिन जिन लोगों ने उस समय सपोर्ट किया उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो व्यक्ति मंदिरों के आसपास या उधर उधर भाग गए थे ना, जो डर के, उन्हें कहना चाहूंगी कि धरातल पे आने के लिए जिगर होना चाहिए, धरातल पे आने के लिए जज्बा होना चाहिए। तमाशाहीन बनके तमाशा देखने के लिए ताली बजाने वालों की जरूरत नहीं होती धरातल पे। जब धर्म और समाज की बात आती है, जब सिद्धांतों की बात आती है, तो व्यक्ति को खड़ा रहना चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। उदाहरण पे तौर पे आप जब भी कभी ऐसी चीजों में जाए तो माता अमृता देवी का उदाहरण अपने जहन में रखें। ये निवेदन है मेरा आपसे। तो इसी के साथ में मैं आपसे अंतिम निवेदन कर रही हूं। आज 4 तारीख हो चुकी है, 4 मार्च, 12 मार्च को मेला है। और इन लोगों ने उस महासभा के भवन के अंदर 4 बार ये कहा था कि मेला नहीं लगेगा, मेला नहीं लगेगा, मेला नहीं लगेगा, कोई भी ना आए। तो मैं इन्होंने उसके बाद में लेटर भी जारी कराया, लेकिन फिर लेटर जारी कराने के बावजूद फिर इन्होंने खुद ही वापस दूसरा लेटर जारी कराया जिसमें मेला है ये बात कही गई। तो मैं, ये भी बहुत अच्छी बात है कि इनके कहीं ना कहीं डर तो है। राकेश जी कह रहे, कुछ लोग बोल रहे हैं रामपाल जी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये तो अफवाह है। कोई अफवाह नहीं है राकेश जी, एकदम सच है। रामपाल जी का कॉलर पकड़ के उनको बाहर तक लेके आए थे, धक्का मुक्की भयंकर हुई थी और बाहर के गेट तक उनको छोड़ा था। और ये बात मेरे लाइव में भी मेरे साफ साफ जितना हो सका उतना दिखा हुआ है और लोग भी वहां पर साफ देख रहे थे। और ये कोई अफवाह नहीं। और जो लोग खुद कह रहे हैं ना ये अफवाह है, वो लोग खुद मंदिरों के पीछे छुप गए थे, जूते चप्पल हाथ में लेके भागे थे। क्योंकि सिर्फ सोशल साइट पे लिखने से जमीर नहीं जगता है। हिम्मत तब आती है जब आप खुद वहां पर उस सामने वाले के लिए खड़े रहो। और ऐसे लोग कहने वाले सिर्फ सोशल साइट पे लिख सकते। जो व्यक्ति धर्म और समाज के लड़ेगा उसे अपनी जान की परवाह नहीं होती है। और अब साथियों 12 मार्च को जिन लोगों ने समाज के साथ में जो दुर्व्यवहार किया, और जो समाज का 2 ही नारे हैं, आपको पता ही होगा, फिर से दोहरा देती हूं। कुलदीप बिश्नोई संरक्षक पद छोड़ो, स्वयं भूत बने कुलदीप बिश्नोई, बिश्नोई समाज को रतन वापस लौटाओ। क्योंकि आपने, नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो जो व्यक्ति ये कह रहे हैं ना कि उन सब से बातों का कोई मतलब नहीं है, कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि 12 मार्च को जो मेला है, इस मेले में आप सभी को ऐसे समाज के घटिया सोच के, अर्जुन जी कह रहे हैं कि रामपाल जी को इस लाइव आकर अपने ऊपर खींचतान का ब्यौरा देना चाहिए। तो इस बात में मैं एक चीज बताना चाहूंगी, हाँ ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस दिन मंजीत जी ने भी ये कहा था कि आप महासभा के चुने हुए सदस्य हैं और आपके साथ हाथापाई की, धक्का मुक्की की, आपका कॉलर पकड़ा, और इससे ज्यादा समाज के लिए क्या दुखद हो सकता है। आप इन पर FIR करो और आपका ये हक बनता है। और लॉ एंड ऑर्डर के तहत इन लोगों की बुरी हालत हो जाएगी। जो इनके चुने हुए गुंडे हैं, अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने आपकी कॉलर पकड़ी, आप इस पर FIR करो। तो इस पर वहां पर बहुत मौजूद थे, जो चुनिंदा लोग थे, बड़े साफे वाले, पगड़ी वाले, और भी रामपाल जी वगैरह, उन्होंने कहा कि रहने दो, क्या FIR करना, वो उनकी अपनी निजी राय है, इस पर अपन कोई टिप्पणी नहीं करते।
वो जाने, उनका काम जाने, इस पर आप रामपाल जी से ही ब्यौरा लीजिए, वो आपको बेहतर बता पाएंगे। और वो चाहते तो इन दो जिन लोगों ने शुरुआत में, जिन्होंने सबसे पहले अटैक किया ना, जो भाड़े के इनके थे गुंडे, उनके खिलाफ अगर एफआईआर होती तो इनके हलक से पानी उतरना मुश्किल हो जाता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो जाने, उनका निजी विचार है। मैं यहाँ पर निजी किसी व्यक्ति पर कोई उसकी राय नहीं बता सकती कि उनके मन में क्या चल रहा था, वो क्यों उन्होंने एफआईआर नहीं की, उन पर कार्रवाई की नहीं, क्यों नहीं की, वो उनका अपना निजी मैटर है, हमें उस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि बिश्नोई समाज में वर्तमान में इन दो पॉइंट को लेके समाज में भयंकर आक्रोश है। तो साथियों, आप लोगों को क्या करना है, करना तो क्या है आप खुद बखूबी जानते हैं, लेकिन सुनना मेरे ही मुंह से है आपको। आपके गांव में जो जो महासभा द्वारा जिला अध्यक्ष हैं, मनोनीत सदस्य हैं, उन सब से आप मिलिए और उन्हें बोलिए कि आप अपना पद छोड़ें, क्योंकि ऐसे पद में रहकर क्या करेंगे जहां पर समाज की लोगों की ही अवहेलना हो रही है, समाज में जो आक्रोश है उसकी अवहेलना हो रही है, उसको अनदेखा किया जा रहा है। पिछले 1.5 महीने से करीबन ये मुद्दा चल रहा है, ना तो कुलदीप जी लाइव आए, ना उन्होंने समाज को संतुष्ट जवाब दिया, बल्कि नए नए उदाहरण देकर समाज को गुमराह कर रहे हैं। और उसमें एक महासभा का व्यक्ति था, मैं उसका नाम नहीं जानती, वो व्यक्ति बार बार कह रहा था अजय घिसो ब्याह कर लियो, अजय घिसो ब्याह कर लियो। तो मैं बता दूं साथियों, अगर वो कोर्ट में जाके भी उस परिजादी या जो भी है उससे शादी कर लेते हैं और उसके बाद में उस व्यक्ति महिला को यहाँ लेके आते हैं, तो वो समाज के मुंह पर थूकना ही हुआ, वो समाज की अवहेलना करनी ही हुई, वो धर्म की अवहेलना करनी हुई। समाज जो आक्रोशित है, इस पर अगर कुलदीप बिश्नोई नहीं जवाब देता है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कुलदीप बिश्नोई खुद को गुरु जम्बेश्वर भगवान से बढ़कर, समाज से बढ़कर और समाज के सिद्धांतों से बढ़कर, सबसे बढ़कर खुद को इस समय अहंकार में मदमस्त समझ रहे हैं। अब यह आपका दायित्व बनता है कि आप अपने समाज के लिए इस धर्म युद्ध में कितना आगे आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आप अपने ढाणी स्तर पे, गांव स्तर पे लोगों को हकीकत बताइए कि ये समाज के धुरंधर बने हुए हैं, सरताज बने हुए हैं, जो समाज के मुंह पर खुलेआम थूक रहे हैं, समाज को खुलेआम चुनौती कर रहे हैं कि हमें समाज के सिद्धांतों से, समाज के लोगों की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज के लोग कितना ही बोलें, कितना ही विरोध करें, उनकी भावनाओं से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम धनाढ्य हैं, हम रसूखदार परिवार से आते हैं, हमारे बाप दादा बहुत अमीर हैं, हमारे बाप दादा रतन रह चुके हैं, तो इसका मतलब हम भी वही करेंगे जो हमारे मन में आएगा। और मेला, कुछ लोग कह रहे हैं मेला लगेगा या नहीं लगेगा, तो मेला भी लगेगा साथियों, क्योंकि आज खुद कलेक्टर साहिबा दौरा करके गई है मुकाम का, और मेला बकायदा लगेगा। लेकिन कुछ लोग अफवाह फैलाकर संख्या कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि आप विरोध नहीं करेंगे। लेकिन महासभा का अब की मेले में हर व्यक्ति को खुल के विरोध करना है, जितना हो विरोध करना है, चाहे आप काले झंडे लो, चाहे आप नारे लगाओ, चाहे बैनर छपवाओ, चाहे धरातल पर जाओ। अब आपके पास इन लोगों ने अपने सारे साम दाम दंड भेद आप पर अपना लिए हैं। अब आपका समाज के लिए फर्ज बनता है कि आप समाज के लिए अपना नैतिक दायित्व कितना निभाते हैं। और इसी के साथ आप सभी जुड़े इस लाइव से, मैंने आपको सच्चाई से रूबरू किया। 27 तारीख को क्या हुआ था, अब आपका दायित्व बनता है कि आप बिश्नोई के बेटे होने के साथ, अपने नाम के साथ जो बिश्नोई लगाते हैं, अपने धर्म के लिए, सिद्धांतों के लिए 12 मार्च को कितना धरातल पर उतरते हैं। अब समाज के साथ कौन लोग हैं वो 12 मार्च को आप तय करेंगे। और जो लोग समाज के साथ नहीं हैं, जो दबे स्वरों में बुराई तो करते हैं, विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन उनको मंच भी चाहिए, माला भी चाहिए, भाषण के लिए माइक भी चाहिए, और सामने तालियां बजाने के लिए हम आप जैसी जनता भी चाहिए, वाहवाही करने के लिए। ऐसे दोगले लोगों का भी विरोध करो, महासभा का ही विरोध मत करो, ऐसे दोगले लोगों का भी विरोध करो जो अपने अपने एरिया में सिर्फ माला पहनने के लिए और मंच संभालने के लिए बैठे हैं। उनको सिर्फ ऐसे लोग आपके वजह से हीरो बन रहे हैं, और जब इनको कहो कि समाज के लिए खड़े हो तो कह रहे हैं माने तो ठाई को इनके उरी है, आप आगे के करनो है, जनता बोली है, थोड़ा वहां पर थोड़ा दिन बात भूल जी। और आपको एक बात बता दूं, एक महिला है जो धार्मिक संतों का विरोध भी करती हैं,
उस महिला की एक पोस्ट आई थी, आज कहीं ना कहीं लगता है कि उस महिला की पोस्ट कहीं ना कहीं सटीक जा रही है। उस महिला ने लिखा था कि बिश्नोई समाज में कोई भी बात को हो अल्लो 10 दिन ज्यादा रहे कोई नहीं, 11वें दिन मामलो ठाडो पड़ जाए, बस हगड़ा आप आपके घरे जता रहे, बात हगड़ी एकदम ठंडे बस्ते में जाती रहे। तो उस महिला से मैं कह देना चाहती हूँ इस लाइव के माध्यम से कि मैडम, वो मुद्दा संतों का हो सकता है जिसमें मामला ठंडा पड़ जाए, लेकिन यहाँ जब बात गुरु जम्बेश्वर भगवान की आती है, बिश्नोई समाज की आती है, तब ये बिश्नोई समाज शांत नहीं बैठता। इस बात को शायद आप भी सुन रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा 12 मार्च को धरातल पर आप भी आइएगा, क्योंकि आप भी बिश्नोई हैं। सिर्फ और सिर्फ आधे बिश्नोई की जिम्मेदारी नहीं है ये संपूर्ण भारत में जितने बिश्नोई हैं, चाहे हरियाणा हो, गंगानगर हो, यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, जहां भी बिश्नोई रहते हैं, ये उनका निजी दायित्व बनता है कि ऐसे व्यक्ति को समाज में संरक्षक पद और रतन पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर जमकर विरोध नहीं कर सकते हो तो ये सोच लो कि बिश्नोई हो तो सही पर दिल से नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ नाम लगा रखा है टैग के साथ। उस नाम के ऋणी हो आप कर्ज नहीं उतार सकते उस नाम का। तो इसी के साथ आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूं कि कम से कम समाज के लिए, धर्म के लिए, गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों के लिए खड़े रहे। और आभार व्यक्त करती हूं इस लाइव के माध्यम से संपूर्ण शिष्ट मंडली के उन सभी आदरणीय सदस्यों का जिन्होंने आज तक किसी ने इस महासभा को चुनौती देने की तो बहुत दूर की बात है, ललकारना तो बहुत दूर की बात है, ऊंची आवाज में सवाल करने की हिम्मत नहीं की। और शिष्ट मंडली के आप सभी गुणी, विद्वान, समझदार साथियों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता है पूरा बिश्नोई समाज, और पूरे ताउम्र ऋणी रहेगा अगर आपने इस महासभा को उखाड़ फेंका तो। सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ शिष्ट मंडली के अध्यक्ष पवन जी बिश्नोई सर दिल्ली से और उनकी पूरी की पूरी टीम को कि आपने जो करने की ठानी है उसके लिए आपको सैल्यूट करती हूँ। और पूरा समाज आपका ऋणी है, आप इसी तरह से लगे रहिए। गुरु जम्बेश्वर भगवान आपको कानूनी तौर की इस लड़ाई में बहुत सफलता देगा और जरूर आप जीतेंगे। और आप ये जीत अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए लड़ रहे हो, इसमें भगवान आपके साथ है। आपको विचलित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य समय ले सकता है, थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। और अब अगर शिष्ट मंडली ये कर रही है तो बाकी सारी संस्थाएं भी एकजुट होकर 12 तारीख को आए और जगह जगह जो ये पैम्पलेट वितरण कर रहे हैं, अगर और किसी भाई को पैम्पलेट बंटवा के बांटनी है तो बांटिए, गांव में गांव गांव जागृत कीजिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैडम आप लाइव में ही बोलती हैं, तो मैं उन नीचे जो लिख रहे हैं मैं कह दूं कि जब जब जरूरत पड़ी है हर मुद्दे पर मैं धरातल पर आई हूं। मैंने आज तक जो चीज लाइव पे की और जहां जरूरत पड़ी खड़ी भी रही हूं, और पहले भी खड़ी रही हूं और आगे भी खड़ी रही हूं। मैं लाइव में उसी मुद्दे को बोलती हूं जहां पर मेरी जाने की हिम्मत होती है, वरना ना तो मैं लाइव में मुद्दा बोलती हूँ और ना ही आपको बोलती हूँ, क्योंकि ये तो वही बात हो जाएगी महाराज खुद तो बैंगन खाए दूजा ने उपदेश देवे। तो सिर्फ लाइव पे आके नहीं बोलती हूँ, कुछ करती भी हूँ, मेरे समाज के लोगों के साथ खड़ी भी रहती हूँ। मेरे युवा जहाँ खड़े रहते हैं उनके पीछे मैं खड़ी रहती हूँ। आगे खड़ी रहने की मेरे में हिम्मत नहीं है, क्योंकि इतना ना तो मेरे पास संस्था है, ना मेरे पास बैनर है, ना मैं किसी संस्था से जुड़ी हूँ। लेकिन एक बिश्नोई की बेटी होने के नाते मैं अपना परम धर्म समझती हूँ कि मेरे समाज के युवा, मेरे समाज के बुजुर्ग जहाँ खड़े होंगे सच्चाई के लिए, धर्म के लिए, वहां पर मैं सबसे पहले खड़ी रहूंगी। चाहे उसके बाद जो होना होगा, अगर मेरे समाज के युवाओं के साथ होगा वही हमारे साथ होगा। अगर हमें कोई जेल में भी डालेगा तब भी मंजूर है, FIR कराएगा तब भी मंजूर है, अगर गोली सीने से पार करेगा तब भी मंजूर है, क्योंकि मौत निश्चित है, आज नहीं तो कल। आप कुछ रसूखदार ये मत समझे कि सिर्फ गरीब ही मरने के लिए पैदा हुआ है, अमीर कोई अमर नहीं हुआ है, क्योंकि राजा रावण भी मौत की सैया पर लेटे थे। तो समय सबका आता है, समय एक जैसा नहीं होता। और अब समय परिवर्तन हो चुका है, महासभा भंग होने की कगार पर है। अगर अभी भी आप कुछ लोगों के नाम नहीं लेना चाहती, चुपचाप अपने रजाइयों में मुंह डाल डाल कर अगर ये देख रहे हैं कि आज कण के बोलियो, आज किसे ग्रुप में रिकॉर्डिंग के आई है, फलाइयों के बोलियो, तो रिकॉर्डिंग ग्रुप खेल रहे हो तो अभी ग्रुप खेलना बंद कर दो, उन ग्रुपों से बाहर आ जाओ, धरातल पे आ जाओ। समय रहते अगर धरातल पर आ गए तो समाज बच जाएगा, अपने गुरु महाराज के सिद्धांत बच जाएंगे। वरना आज एक घर में परिजादी आई है, कल हजारों घर में परिजादियां आएंगी और ये व्यक्ति इस तरह से अपनी मनमानी करेगा और आप बैठे बैठे तालियां बजाते रहना।
इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना बेहतर नहीं समझती, क्योंकि आप सभी मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, अक्लमंद हैं, सभी मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। मैं एक अबोध अबला नारी सिर्फ अपनी बात इस सोशल साइट प्लेटफॉर्म से सकारात्मक सोच के साथ यहाँ रखती हूँ, और पहले भी रखी है, हज़ारों बार रखूँगी, आगे भी। अगर किसी से फिर भी किसी को आपत्ति है तो वो प्लीज़ मुझे ब्लॉक कर दे, अनफ्रेंड कर दे। लेकिन जिस समाज में मैं पैदा हुई हूँ, जिस धर्म को मैं मानती हूँ, और जिन गुरु जम्बेश्वर भगवान की मैं अनुयायी हूँ, अगर उनके लिए हमें हमारा समाज जहाँ कहेगा हम खड़े रहेंगे। सच के लिए हम पहले भी खड़े थे, सच के लिए आज भी खड़े हैं, सच के लिए भविष्य में भी खड़े रहेंगे। इसी के साथ सभी सदस्यों को सादर न्यून प्रणाम। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, और हो सके तो धरातल पे 12 तारीख को जुड़िएगा। ज़्यादा से ज़्यादा न्यून प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम।